हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज सेकंड चैप्टर है जियोग्राफी का, भूगोल का सेकंड चैप्टर है 9th क्लास का। ठीक है, कल हम आकार और स्थिति के बारे में जाने, चाहे विश्व और विश्व के अंतर्गत हो, चाहे वो अपने भारत के अंतर्गत हो। ठीक है, इन दोनों चीजों को हम जान चुके हैं कल। आज सेकंड चैप्टर आपके सामने है, भारत के भौगोलिक स्वरूपों के जानेंगे हम, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन बहुत ही आए हैं। ठीक है, कल के चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसमें से भी काफी मात्रा में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, तो हम आज अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अपनी क्लास के अंतर्गत हिमालय पर्वत श्रृंखला, पूर्व से पश्चिम तक के हिमालय के क्षेत्र, उत्तरी मैदानों के बारे में, प्रायद्वीप पठार, भारतीय मरुस्थल और द्वीप समूह। ये सारे पॉइंट आज क्लियर कर दूंगा इस चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर भाई मेरे, जैसे कि आपको टॉपिक से या कंटेंट से पता लग रहा होगा। ठीक है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला में दुनिया के सबसे नवीनतम पर्वत है और यह सभी वलय पर्वत है। ठीक है, हिमालय पर्वतमाला भारत की उत्तरी सीमा के साथ साथ चलती है और हिमालय पर्वत श्रृंखला लगभग 2400 किलोमीटर लंबा अर्धवृत्त बनाती है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर से लेकर अरुणाचल प्रदेश में यह 150 किलोमीटर हो जाती है। कैसे, कहने का मतलब है कि एक मिनट में इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैप को। हम्म देखो, अगर दिख रहा होगा तो आपको। ठीक है, ये हमारा हिमालय पर्वत का पूरा हिस्सा है। ठीक है, ये यहां से पूरा का पूरा। ठीक है मेरे भाई, ये आपका मैं आपको पहले बता चुका हूं इसके बारे में। ठीक है, पश्चिमी भाग के तुलना में पूर्वी भाग में ऊंचाई में बहुत अधिक विविधता है यहाँ पर। ठीक है, मतलब कि आपके इधर तो बहुत ऊंचा है हिमालय पर्वत, और यहाँ की तरफ आपको दिख भी रहा होगा वैसे भी बहुत नीचा है। ठीक है, ये और इसकी लंबाई में पश्चिम से पूर्व 3 समांतर श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, 3 समांतर श्रृंखलाएं हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, अब एक चीज और ये कहना चाह रहा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला लगभग 2400 किलोमीटर है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। ठीक है, और इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर होती है। यहाँ पर तो इसकी चौड़ाई है 400 किलोमीटर, और अरुणाचल प्रदेश में जाकर यह 150 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, समझ में आया कुछ भाई? ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है आपको, और मैंने इसको इसके पार्ट सभी चीजें प्रॉपर तरीके से पहले भी समझाए हुए हैं। ठीक है, जिससे आपको आज समझने में कोई दिक्कत न हो रही होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, इसको मैप में पीडीएफ में पढ़ लेना आप। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम महान आंतरिक हिमालय हिमाद्री। ठीक है, मैंने बताया है आपको पहले भी कि, एक मिनट रुके। हाँ, यहाँ पर 3 लाइनें थी। एक लाइन तो ये हो जाती है आपकी। ठीक है, दूसरी लाइन यहाँ पर, और तीसरी लाइन सबसे नीचे। ठीक है, एक महान हिमालय होगा, बीच में मध्य हिमालय, नीचे सबसे शिवालिक हो जाता है। ये मैंने पहले बता चुका हूँ आपको। ठीक है, 3 लाइनें होती हैं। यह जो महान उत्तरी आंतरिक हिमालय हिमाद्री कहा जाता है जिसको, यह उत्तर में स्थित है। उत्तर का मतलब है इधर की तरफ, सबसे ऊपरली जो, ठीक है, ऊपरली जो पर्वत श्रृंखला है, ऊपर वाली लाइन जो मैंने खींची है, ये मान लो। ठीक है, इस श्रृंखला में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत स्थित हैं। ठीक है, और इस श्रृंखला में चोटियों की औसत ऊंचाई 6000 मीटर, जैसे कंचनजंगा है, और आपकी दूसरी तरफ माउंट एवरेस्ट है। हिमालय के सभी प्रधान शिखर इस श्रृंखला में स्थित है, और इस पर्वत का क्रोड लिग्नाइट शैल से बना होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो ये महान हिमालय है या हिमाद्री हिमालय, इसका क्रोड किससे बना होता है? लिग्नाइट शैलों से। महान हिमालय के वलय एक समान नहीं है, लेकिन अत्यधिक ऊंचाई के कारण इस पर्वतमाला की चोटियां सालों भर बर्फ से ढकी रहती हैं। ठीक है, अधिक मात्रा में बर्फ पड़ती है। अब निम्न हिमालय मतलब कि जो बीच बीच वाली लाइन है, इसकी मध्य हिमालय बोलते हैं, इसको निम्न हिमालय भी बोलता है, हिमाचल भी बोला जाता है इसको। ठीक है, महान हिमालय हिमालय के दक्षिण में पड़ता है। निम्न हिमालय या हिमाचल, इस श्रृंखला की चोटियां 3700 से 4500 किलोमीटर तक ऊंची हैं, और इस श्रृंखला की औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। यह श्रृंखला अत्यधिक संपीड़ित
और रूपांतरित शहरों से बनी है। ठीक है, आगे होगा समझ, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने उसी बीच वाली मध्य हिमालय, हिमाचल या हिमालय कह लो की बात की है। अब पढ़ते हैं शिवालिक। शिवालिक जो सबसे नीचे की है, ये इसको दक्षिणतम बोला जाता है। ठीक है, सबसे दक्षिण में पड़ती है ये। यस, शिवालिक आपके सामने है। शिवालिक को पढ़ते हैं। सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला को शिवालिक कहते हैं। इस श्रृंखला की ऊंचाई 900 से 1100 किलोमीटर है और चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। यह श्रृंखला नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हुई है। ठीक है, जो बहकर आ जाते हैं। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी और दून के नाम से जाना जाता है। दून, दून जैसे कि देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। ठीक है, ये बहकर आए हुए और अच्छे अवसादी चट्टाने होती हैं जिनको शिवालिक कहा गया है। ठीक है, इसकी मैंने ऊंचाई बता दी आपको और चौड़ाई भी बता दी है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं पूर्व से पश्चिम तक के हिमालय। अब पढ़ते हैं हम, ये इनका बोलने का मतलब ये है कि पूर्व से लेकर, यहाँ से लेकर पश्चिम तक के जितने भी हिमालय है उनकी बात होगी अब। ठीक है, कौन कौन से किस किस राज्य में हिमालय पड़ते हैं, अभी प्रॉपर तरीके से हम तीनों को जान चुके हैं। एक तो सबसे ऊपर आपका महान हिमालय, फिर निम्न हिमालय, फिर शिवालिक। ठीक है, तीन चीजों को हम जान चुके हैं। अब हम जानेंगे पूर्व से पश्चिम तक के हिमालय के क्षेत्र। ठीक है, पंजाब हिमालय सबसे पहली बात है। पंजाब, जो पंजाब कहाँ आपका, पंजाब आपका यहाँ पर है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। यह भाग सिंधु और सतलज के बीच पड़ता है। पश्चिम से पूर्व की तरफ चलने पर इसे कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। कुमायूं, कुमायूं जो होता है, यह हिस्सा सतलज और काली नदी के बीच पड़ता है। ठीक है, नेपाल हिमालय, यह हिस्सा काली और तीस्ता नदी के बीच पड़ता है। पूछ लेगा इनसे, ये इसलिए मैंने छोटे छोटे से एक एक पॉइंट के अनुसार दिए हैं। असम हिमालय, यह हिस्सा तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच पड़ता है। ठीक है, ये आपके सामने है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है पूर्व पहाड़, जो पूर्वी पर्वत है, पहाड़ियां, उनके बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी से हिमाचल की पूर्व सीमा समाप्त हो जाती है। दिहांग गॉर्ज, जो महाखड्ड बोलते हैं, इसके बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत के पूर्व सीमा के साथ फैलकर पूर्वी पहाड़ों में पूर्वांचल का निर्माण करता है। ठीक है, ये पहाड़ियां, ये पर्वत। ठीक है, आगे समझ में। अब ये पहाड़ मजबूत बलुआ पत्थर से बने हैं और पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मणिपुर और मिजो पहाड़ियां शामिल होती हैं इसी के अंतर्गत। ठीक है, उत्तरी मैदानों के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। भारत की उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदियां प्रणालियों से बना है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, जैसे मैंने पहले आपको बताए हुए हैं, यह मैदान लाखों वर्ष के दौरान जमा हुई जलोढ़ मिट्टी से है और उत्तरी मैदान में कुल क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर है, लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 230 और 320 किलोमीटर चौड़ा है। क्या ये उत्तरी मैदान? उत्तरी मैदान को तीन भागों में बांटा है, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये पूछ सकता है कि उत्तरी मैदान को कितने भागों में बांटा? तीन भागों में, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। पंजाब के मैदान या उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को बनाता है। यह मैदान सिंधु, उसकी सहायक नदियों झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज द्वारा बनाया गया है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको सबको। इसका अधिकतर हिस्सा पाकिस्तान में स्थित है। उत्तरी मैदान के जो पंजाब का हिस्सा जो, ठीक है, इस मैदान में दोआब की भरमार है। दो नदियों के बीच के हिस्से को दोआब कहते हैं। गंगा का मैदान, यह मैदान घग्गर और तीस्ता नदी के बीच स्थित है। भारत के उत्तरी राज्य हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड कुछ भाग और पश्चिम बंगाल इसी मैदान में स्थित है, गंगा के मैदान में। ब्रह्मपुत्र का मैदान, यह उत्तरी मैदान के पूर्वी हिस्से का निर्माण करता है। ठीक है, मुख्यतः असम में पड़ता है। ठीक है, आकृतियां, भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान के 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, भाबर, तराई, बांगर, खादर। इस मैदान के 4 भागों में बांटा है। ठीक है, इसकी भाबर के मैदान, तराई के मैदान, भांगर के मैदान, खादर के मैदान। ठीक है, कैसे कैसे होते हैं, जैसे कि भाबर और तराई। भाबर पर्वत से निकलने के बाद नदियां एक संकरी पट्टी में गुटकाओं के निष्पेक्षण करती है और इस पट्टी की चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर है। यह शिवालिक के समांतर है। इस क्षेत्र में आने पर सभी सरिताएं, जो नदियां विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं। तराई क्या है? यह भाबर के दक्षिण में स्थित है। इस क्षेत्र में, मतलब जैसे भाबर मिट्टी है, उसके दक्षिण में नीचे की तरफ तराई है। ठीक है, फिर भांगर है, फिर आपकी खादर है। ठीक है, और इस क्षेत्र में सरिताएं फिर से निकलती हैं और इस क्षेत्र को एक नम और दलदली क्षेत्र बनाती है।
ठीक है। नेक्स्ट है भांगर, यह सबसे पुरानी जलोढ़ मृदा है से बना क्षेत्र है और उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा क्षेत्र है। यह नदियां के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निष्पक्ष पाए जाते हैं जिन्हें कंकड़ कहते हैं। खादर सबसे नई जलोढ़ मृदा से बनने वाले बाढ़ के मैदान को खादर कहते हैं। आपने काफी मात्रा में खादर को देखा होगा, भांगर को देखा होगा। इस क्षेत्र की मिट्टी हर साल नई हो जाती है क्योंकि यहाँ पर बाढ़ आ जाती है, नदी का उफान हो जाता है तो नई मिट्टी आ जाती है, इसलिए इसे अत्यधिक उपजाऊ है। अब प्रायद्वीप पठार किसको कहा जाता है इसको जान लेते हैं। प्रायद्वीप पठार क्या होते हैं, ठीक है। सॉरी। यह मेज की आकृति वाला होता है पठार। मैंने आपको पहले बताया, पर्वत पठार ये सारी चीजें मैंने आपको पहले बता चुका हूँ क्या क्या कैसी कैसे दिखते हैं। यह गोंडवाना लैंड के टूटने पर अफवाह के कारण बना था, इसलिए सबसे पुराने शैलों से बना हुआ है। इस भाग में चौड़ी छिछलियां घाटियां और गोलाकार पहाड़ियां मिलती हैं, ठीक है। एक पठार के रूप में दिखाया जा रहा, ठीक है। प्रायद्वीप पठार को दो क्षेत्रों में बांटा गया है, एक तो मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। अब मध्य उच्च भूमि, नेक्स्ट है मध्य उच्च भूमि को पढ़ते हैं। इनको प्रैक्टिकली से मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। मैप आपके सामने है, ठीक है। मध्य उच्च भूमि, ये जो नर्मदा नदी बह रही है आपकी, इसके उत्तर की तरफ है ये, ठीक है। मैं बता देता हूं, पहले पढ़ लेता हूं। यह नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है, यह मालवा के पठार। अब देखो थोड़ा सा और जूम करके बताता हूं मैं, एक मिनट रुके, इसको थोड़ा सा और जूम कर लिया जाए ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। आशा करता हूं दिख रहा होगा खूब अच्छे तरीके से, ठीक है मेरे भाइयों। यह मालवा के पठार अधिकतर भागों में फैला है। इस क्षेत्र की नदियां दक्षिण पश्चिम से पूर्व उत्तर की ओर बहती हैं। अब मतलब दक्षिण पश्चिम से पूर्व उत्तर की तरफ देखो, मालवा का पठार है, ठीक है। और ये आपका ये सतपुड़ा की श्रेणी है और ये आपकी नदी है क्या, नर्मदा नदी, सतपुड़ा की श्रेणी, फिर इसके नीचे आपकी ताप्ती नदी। पूछ लेगा क्रम वाइज भी आपसे पूछ लेगा, मध्य प्रदेश से निकलती हैं दोनों नदियां, ठीक है। मालवा का पठार आपको मैंने बता दिया है, थोड़ा सा और पढ़ते हैं, ठीक है। इनकी नदियां किस पूर्व उत्तर की ओर बहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यह पश्चिम में चौड़ा और पूर्व में पतला है, ठीक है। और इस पठार के पूर्व प्रसार के बुंदेलखंड या मंगेलखंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसी पठार को, ठीक है। एक बार इसको रफ कर देता हूं, है। उसके आगे पूर्व में यह छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ है। इधर आपका छोटा नागपुर पठार ये रहा, ठीक है। आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट में बता देना। दक्कन का पठार, यह नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। अब ये नर्मदा नदी हमारी आपकी यहाँ पर, ये नर्मदा इसके दक्षिण में स्थित है, ये दक्कन पठार आपका, ठीक है। पूरे की बात की थी मैंने पहले, और जो पूरा दक्कन पठार ये है, और जो उत्तर में बुंदेलखंड जो बोला जाता है वो पूरा हिस्सा ये है, ठीक है। मध्य प्रदेश में आपके, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सा, ठीक है। ये सभी आपका क्या है, जो सबसे ऊपर पहले बुंदेलखंड का हिस्सा, बुंदेलखंड हो या बघेलखंड हो, ठीक है, दो नाम है। और छोटा नागपुर आपका इधर की तरफ स्थित है, ठीक है। इन प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, इस त्रिभुज के आकार का है। इसके उत्तरी हिस्से में सतपुरा श्रृंखला और उत्तरी पश्चिम में अरावली है। पूर्व हिस्से के महादेव, कैमूर पहाड़ियां, महाकाल श्रृंखला, दक्कन के पठार में की ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। यह पूर्व उत्तर में मेघालय, कार्बी एंगलोंग तथा उत्तरी कचार पहाड़ियों तक फैला है। इस क्षेत्र की मुख्य श्रृंखलाएं पश्चिम से पूर्व की ओर गारो, खासी और जैंतिया है, ठीक है। मैं बता देता हूँ इनकी बात कहाँ हो रही है, ठीक है। एक मिनट इसको रफ कर देता हूँ मैं आपको। जो ये गारो है, खासी है, जयंतिया, इनको भी क्रम वाइज करके पूछा गया है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। छोटा नागपुर आपका यहाँ पर हो गया, और दक्कन का पठार ये रहा आपका, नीलगिरी की पहाड़ियां इनका भी जिक्र आएगा, ठीक है। और अन्नामलाई आपका एरिया, अन्नाई मुंडी, ठीक है मेरा भी, सबसे ऊंची चोटी है ये। और ताप्ती नदी आपको बता दी मैंने, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, और थोड़ा सा और रह रहा है ये, एक मिनट रुके, इसको रफ करते हैं। हाँ कोई नहीं। ये घाट दक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिम किनारे पर स्थित है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। इसकी बात कर रहे हैं, ये जो पश्चिमी घाट है इसकी ऊंचाई की बात हो रही है, 900 से 1600 मीटर, ठीक है। जबकि पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है कुल। पूर्वी घाट जो है आपका है, ये पूर्वी घाट जो ये जो लिख रहा है, ये लाइन भी खींच रखी है, ठीक है। आपको दिख रहे होंगे, मैं रफ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके, ठीक है। ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, ठीक है।
पूर्वी घाट महानदी की घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक फैला है। अब ये देखो महानदी कहाँ पर है, ये ढूंढो, महानदी ये रही आपकी, ठीक है। और ये जो पूर्वी, ये पूरा पूर्वी घाट है और दक्षिण तक पूरा फैला पड़ा है। एक मिनट, क्या हुआ, ठीक है। पूर्वी घाट महानदी की घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक फैला है। समुद्र से उठने वाली नम हवाएं पश्चिमी घाट से टकराकर ऊपर उठ जाती हैं और इस क्षेत्र में वर्षा लाती है, ठीक है। ये मैंने पहले बताया, डिस्कशन कर चुका हूँ। अब करते हैं भारतीय मरुस्थल की बात। भारतीय मरुस्थल अरावली के पश्चिम किनारे पर स्थित है और इस क्षेत्र में नामात्र वर्षा होती है जो साल में 140 किलोमीटर है, ठीक है। अब भारतीय मरुस्थल की बात ये रही, आपको दिख रहा होगा खूब अच्छे तरीके से, ठीक है। भारतीय मरुस्थल जो साल में 140 डिग्री पड़ चुके हैं, इसलिए यहाँ की जलवायु शुष्क है और वनस्पति नामात्र है। लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी है जो, लेकिन कुछ सरिताएं वर्षा ऋतु में पानी भर आ जाती हैं। बरकान मतलब अर्धचंद्राकार बालू व टीले पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में बहुत यातायात से देखा जा सकता है, ठीक है। जो कि आगे चलकर सारी सी ही एक आधी बचती है। लूनी नदी भी आगे चलकर कच्छ के रेगिस्तान में जाकर को लुप्त हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन बोलेंगे। प्रायद्वीपीय पठार क्या है, से लगे तटीय मैदान का एक पतला बेल्ट है। पतला बेल्ट मतलब कि ये जो मैदान है, इसकी बात हो रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है, इसकी बात कर रहे हैं फिलहाल तो, ठीक है। यह मैदान पश्चिम में अरब सागर के साथ और पूर्व में बंगाल की खाड़ी के साथ लगा हुआ है। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच पश्चिम तटीय मैदान है, ठीक है। पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट है और ये अरब सागर है, इसके बीच में ये पश्चिमी तटीय मैदान है, ठीक है। और इसके आगे बढ़ते, इसे 3 भागों में बांटा गया। उत्तर में मुंबई, उत्तर भाग में ये आपकी मुंबई स्थित है, फिर आपको गोवा आ जाएगा, फिर इसको मालाबार तक कहेंगे नीचे वाले को, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, इसको 3 हिस्सों में बांटा गया, मतलब कि उत्तर में मुंबई, गोवा वाले हिस्से को कोंकण कहते हैं और बीच वाले हिस्से को कन्नड़ मैदान कहेंगे और दक्षिण हिस्से को मालाबार तक कहा जाता है। ये लिखा पड़ा, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट है, पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है, किससे, इस पश्चिमी तट से। इससे कम चौड़े ये कम है तो इसलिए ज्यादा मात्रा में चौड़ा पड़ा है। इसकी बात करेंगे हम पूर्वी तट मैदान की। तो बंगाल की खाड़ी के साथ लगा हुआ है, इसे 2 भागों में बांटा गया है। उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहा जाता है और दक्षिण भाग में कोरोमंडल तट कहे जाते हैं। ये उत्तरी सरकार यहाँ से यहाँ तक है और नीचे कोरोमंडल है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आगे होगा, ठीक है। इसके बाद उत्तरी भाग हो गए, तो इस क्षेत्र में महानदी गोदावरी कावेरी द्वारा विशाल डेल्टा का निर्माण होता है। ये तीनों नदियां आपको दिख रही होंगी, एक तो महानदी होगी, गोदावरी नदी ये रही, कृष्णा भी गिरती है, लेकिन कावेरी, 3 को बड़ी मात्रा में हम गिनते हैं। कावेरी नदी सदा बहने वाली नदी है उत्तरी और दक्षिणी भारत में, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, द्वीपों को पढ़ लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप, यह द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इसका क्षेत्रफल, अब द्वीप समूह लक्षद्वीप की बात है, ये रहा लक्षद्वीप आपका, ठीक है। इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर, सिर्फ 32। इस द्वीप समूह का प्रशासनिक केंद्र कवरत्ती द्वीप है, कवरत्ती इसकी राजधानी है। पर जब जैव विविधता भरपूर होती है यहाँ पर, जैव विविधता मतलब कि जैव विविधता जो आपको सर्च मानना, और ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे जैव द्वीप है, उसका नाम मुझे इन कमेंट में बताना, ठीक है। अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार आपका ये रे, ठीक है। अंडमान निकोबार आपके सामने है, ठीक है। यह क्षेत्र में बड़ा है और द्वीपों की संख्या भी अधिक है, ठीक है। इस द्वीप समूह को 2 समूह में बांटा गया है, उत्तर वाले भाग को अंडमान और दक्षिण वाले भाग को निकोबार कहते हैं। यहाँ पर जैव विविधता भरपूर मात्रा में मिलते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। जैव विविधता जो मिलती है, ठीक है, ये आपका द्वीप है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपके सामने आ जाते हैं क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन आपका है, 3 ओर से समुद्र से घिरे भूभाग को कहा जाता है, तट, द्वीप, प्रायद्वीपीय या उपरोक्त सभी। इनमें से क्वेश्चन कौन सा हो जाता है भाई, जब 3 तरफ से घिरा हुआ है, 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ, क्या जैसे कि ये कोई पृथ्वी का सतल है, इसको 1 2 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो तट कहलाएगा, द्वीप कहलाएगा, प्रायद्वीप कहलाएगा, प्रायद्वीप कहलाएगा। तो राइट आंसर आपका प्रायद्वीप है, ठीक है। अगर चारों तरफ से पानी से होता और बीच में एक मिट्टी का वो होता हिस्सा, तो द्वीप कहला जाता, ठीक है। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार के साथ अपनी सीमा बनाने वाली पर्वत श्रृंखला को सामूहिक रूप से कहा जाता है। हिमाचल का हो गया, उत्तरांचल का हो, पूर्वांचल, पूर्वांचल नाम आया था, पूर्वांचल इज द राइट आंसर। गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय पट्टी को कहा जाता है, गोवा के दक्षिण में
अब गोवा के 3 मैंने नाम बताए, ठीक है, एक तो मुंबई, एक गोवा और लास्ट में आपका है मालाबार। तो इसने बोला है कि यह तो मुंबई हो गया, ठीक है, ये होगा कोक्कण और ये होगा आपका मालाबार तट, ठीक है। गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय पट्टी को कहा जाता है आपका मालाबार तट, ठीक है। ये सीधे क्रम वाइज पूछ सकता है आपसे। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है भाइयों, फोर्थ क्वेश्चन, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चोटी कर लेना आप, पूर्वी घाट की पूछी गई है यहाँ पर, पूर्वी घाट की, ये इंपोर्टेंट है। अगर आप पूर्वी घाट को अंदाजा नहीं लगाओगे, पूर्वी और पश्चिम में अंतर नहीं कर रहे हो, तो अभी भी दोबारा देखकर मेरी दोबारा क्लास देखो, जिससे आपको पता चल जाएगी। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी इज द राइट आंसर, ये नहीं है, ठीक है। और सभी विश्व खासियत तो पूर्व नॉर्थ ईस्ट में मिलती है, कंचनजंगा आपका सिक्किम में, अन्य मुद्दे है नहीं, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची पूछिए तो ना माउंट एवरेस्ट है, 8,848 इज द राइट आंसर, ठीक है। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? आपके नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, ये 1 मिनट रुको, इसको मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूरी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में है, ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को के रूप में जाना जाता है? असम तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि सिंधु तो आपकी इधर बहती है, हरियाणा, पंजाब, आपके जम्मू कश्मीर, तो इसमें असम गलत, नेपाल गलत हो जाता है, ठीक है। कुमायूं है नहीं, तो पंजाब इज द राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। सतलज और काली नदियों के बीच में इसका कुमायूं हो जाएगा, ठीक है। ये आप प्रॉपर तरीके से याद कर लोगे एक क्रम वाइज, तो आसानी से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। काली और तीस्ता नदी के बीच में स्थित, अब काली और तीस्ता, काली नदी नेपाल की तरफ से आती है, तीस्ता नदी उधर से, तो इन दोनों के बीच में ये नेपाल हिमालय हो जाता है, असम तो होगा नहीं, ठीक है, ये हिमालय होगा नहीं, कुमायूं गलत है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है क्या? बी, नेपाल हिमालय, ठीक है। तीस्ता और दिहंग नदी के बीच में हिमालय को कहा जाएगा आपकी में असम हिमालय, ठीक है। आशा करता हूँ चारों चीज आपको समझ में आ गई होंगी क्रम वाइज, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं मांजुली, 1 मिनट रुके, क्या हो गए, कुछ आ रहा है। मांजुली 12th क्वेश्चन है, मांजुली दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है, यह किस नदी में स्थित है? अब मांजुली जो है सिंधु है, सिंधु आपकी इधर है, सतलज भी अपने इधर है, ब्रह्मपुत्र इज द राइट आंसर हो जाता है इसका, गंगा आपकी अपने इधर उत्तरी मैदान में बहती है पूरी, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तो मैंने बताया सांगपो नदी कहलाती है, और फिर अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिवांग कहलाती है, फिर असम में आकर ब्रह्मपुत्र कहलाती है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताई हुई है। नेक्स्ट है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील इज द राइट आंसर। मीठे पानी की झील कौन सी है? इन कमेंट मुझे बताओ। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम? तो अंडमान निकोबार इज द राइट आंसर हो जाता है आपके सामने। तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ ये चैप्टर बिल्कुल समझ में आ गया होगा, विद प्रैक्टिकली आपको मैंने समझाया है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, ठीक है। नमस्ते, राम राम।